हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, आज हम गाइडेंस ऑन काउंसलिंग जो बीएड सेकेंड ईयर में ऑप्शनल पेपर होता है C11 उसका मैराथन वीडियो लेकर आए हैं। देखिए, इसमें निर्देशन परामर्श से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, आपका कोई भी यूनिवर्सिटी हो, बिहार हो, जेपी हो, मौलाना हो, पाटलिपुत्रा हो, मगध हो, मैंने बिहार में जितना भी यूनिवर्सिटी है आपका, समझे, मिथिला हो, सब में आपका इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। निर्देशन और परामर्श से रिलेटेड इसमें 7 8 10 क्वेश्चन है। ये पढ़ लीजिएगा, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, आपको नोट्स चाहिए इस पेपर का या जो भी पेपर का चाहिए। देखिए, इस पेपर का चाहिए तो 51 रुपया पे करके आप ले सकते हैं, सभी मिल जाएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। 9576002401 पर 9576002401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स के बारे में ले सकते हैं, पूरा आपको मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि निर्देशन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकृति क्षेत्र में आवश्यकताओं का वर्णन करें, समझे। तो देखिए, हम लोग निर्देशन समझते हैं क्या होता है। तो देखिए, सिंपल भाषा में जब हमको कोई समस्या होता है, किसी दूसरे व्यक्ति से जो राय सहायता लेते हैं, वही हमारे लिए क्या होता है, निर्देशन होता है, गाइडेंस होता है। तो देखिए, लिखा है, हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक और विवेकशील प्राणी है। यह हमेशा अपने और अपने समाज के विकास के प्रति प्रयासरत रहता है। यही कारण है कि मनुष्य संसार के सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। देखिए, सिंपल करने का मतलब, ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो समाज में नहीं रहता हो। हर व्यक्ति का जन्म कोई ना कोई समाज में जरूर हुआ है। और मनुष्य क्या है, एक विवेकशील, यानी उसके पास विवेक है। और अरस्तु ने भी कहा है कि मनुष्य क्या होता है, एक सामाजिक प्राणी होता है। तो वही लिखा है, हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक एवं विवेकशील प्राणी है। यह हमेशा अपने और अपने समाज के विकास के प्रति प्रयासरत रहता है। यही कारण है कि मनुष्य संसार के सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। मनुष्य में श्रेष्ठता के साथ साथ ये भी सत्य है कि संपूर्ण मानव जीवन भिन्न भिन्न समस्याओं से घिरा हुआ है। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण सभी मनुष्यों को इन समस्या की अनुभूति एक जैसा नहीं होता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति में क्या पाया जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है। तो हर व्यक्ति की समस्या क्या होती है, अलग अलग होती है, समझ गए। हाँ, तो वही लिखा है, अनुभूति एक जैसा नहीं होता है। कुछ व्यक्ति इन समस्याओं का समाधान करने में खुद को सक्षम महसूस करते हैं, तो कुछ व्यक्ति इन समस्याओं के समाधान के लिए दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है। वर्तमान समय के भौतिकवादी युग में या संयुक्त परिवार के विघटन होने के कारण मनुष्य का जीवन तनावग्रस्त हो गया है। तो ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति के जीवन में आने वाले समस्या चुनौतीपूर्ण बन गया है, जिसके समाधान के लिए व्यक्ति को समस्या से संबंधित किसी अनुभवी एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। यानी जो उससे रिलेटेड जो समस्या का समाधान कर दिए हैं, समझे, तो उसकी आवश्यकता हमको पड़ती है। अतः किसी अनुभवी एवं प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली आवश्यक सहायता ही निर्देशन कहलाती है। यानी क्या लिखा है, क्या था, किसी अनुभवी और जो प्रशिक्षित व्यक्ति है के द्वारा ही दी जाने वाली जो सहायता क्या है, आपका निर्देशन कहलाता है। अब देखते हैं निर्देशन का अर्थ एवं परिभाषा। लिखा है, निर्देशन का समान अर्थ होता है कि दिशा दिखाना अर्थात निर्देश देना, समझ गए। अतः निर्देशन से तात्पर्य है कि किसी बालक या व्यक्ति को दी जाने वाली सलाह या सहायता है। यह सहायता या सलाह नैतिक भी हो सकता है, शैक्षिक भी हो सकता है, आध्यात्मिक भी हो सकता है तथा व्यवसायिक भी क्षेत्रों में बड़ा के द्वारा छोटे को दी जा सकती है। अब विभिन्न समाज सेवी एवं शिक्षाविदों ने अपने तर्क और चिंतन के आधार पर निर्देशन की निम्नलिखित परिभाषा दी है। पहला डिफिनीशन है शैले हेमरिन के अनुसार कि व्यक्ति को स्वयं को पहचानने में सहायता करना ताकि वह जीवन में प्रगति कर सके, निर्देशन कहलाता है। यानी कहने का मतलब डिफिनीशन क्या है कि व्यक्ति को स्वयं को पहचानने में, यानी व्यक्ति क्या है, क्या चीज़ में अच्छा कर सकता है, समझ गए। तो व्यक्ति को स्वयं को पहचानने में सहायता करना ताकि वह जीवन में प्रगति कर सके, निर्देशन कहलाता है। दूसरा डिफिनीशन है स्किनर के अनुसार कि मनुष्य को अपने प्रति, दूसरे के प्रति एवं परिस्थितियों के प्रति समायोजन करने की प्रक्रिया ही निर्देशन है। यानी स्किनर का डिफिनीशन है कि मनुष्य को अपने प्रति, दूसरे के प्रति एवं परिस्थितियों के प्रति समायोजन करने की प्रक्रिया ही क्या है, निर्देशन है। तीसरा डिफिनीशन है जोन्स के अनुसार कि निर्देशन का तात्पर्य किसी व्यक्ति को संकेत करना, दिशा दिखाना एवं मार्गदर्शन करने से है। चौथा डिफिनीशन है लिफियर के अनुसार निर्देशन एक ऐसी शैक्षिक सेवा है जो विद्यालय में प्राप्त शिक्षा की तुलना में अधिक प्रभावशाली है। यानी निर्देशन क्या है, एक ऐसी शैक्षिक सेवा है जो विद्यालय में प्राप्त शिक्षा की तुलना में अधिक प्रभावशाली है। अगला है ब्रीवर के अनुसार
कि निर्देशन एक ऐसा प्रक्रम है जो व्यक्ति में अपनी समस्याओं को हल करने में आत्मनिर्देशन की क्षमता का विकास करता है। आप निर्देशन की विशेषता देखते हैं तो निर्देशन की निम्नलिखित विशेषता है कि निर्देशन द्वारा व्यक्ति को समायोजन के लिए तैयार किया जाता है, उस माहौल में वो रह सकता है। तो निर्देशन द्वारा व्यक्ति को समायोजन के लिए तैयार किया जाता है। निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति के आधारभूत लक्ष्यों, ज्ञान, कौशल तथा व्यक्तित्व का विकास करना है। तीसरा है निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। चौथा है निर्देशन व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। पांचवा है निर्देशन समस्या का हल नहीं करता है बल्कि यह व्यक्ति को स्वयं हल करने के लिए प्रेरित करता है। छठा है निर्देशन व्यक्ति को स्वयं समझने में सहायता करता है। सातवां निर्देशन व्यक्ति में स्वाधीनता की प्रवृत्ति तथा अपने प्रति उत्तरदायी बनने की योग्यता में वृद्धि करता है। आठवां पॉइंट है कि निर्देशन की प्रक्रिया समग्र जीवन से संबंधित है। अब आते हैं निर्देशन की प्रकृति, नेचर ऑफ गाइडेंस। लिखा है हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति को सहायता करना मानव का स्वभाव है। मानव की इस स्वभाव ने ही निर्देशन को जन्म दिया है। निर्देशन की प्रकृति से तात्पर्य यह है कि निर्देशन मानव के स्वभाव में जुड़ा एक ऐसा पहलू है जो व्यक्तियों को तत्कालीन परिस्थितियों में समायोजन करने में सकारात्मक सहयोग प्रदान करता है। निर्देशन के प्रकृति का आधार दर्शन है। मनुष्य का स्वभाव प्राकृतिक रूप से अन्य व्यक्तियों की कठिनाई एवं समस्या समाधान में स्वयं को तत्पर रखता है, यानी उसके समस्या को समाधान करने के। निर्देशन की प्रकृति निम्न है। पहला, निर्देशन एक सतत प्रक्रिया है। तो निर्देशन एक प्रक्रिया है जो जीवन की प्रत्येक अवस्था में निरंतर चलती है। इसका उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तिगत एवं सामाजिक समायोजन में सहायता करना है। दूसरा, निर्देशन स्वयं में शिक्षा है। तो निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति को स्वयं समझने के लिए शिक्षित करना है तथा उसकी क्षमताओं का ऐसा खुलासा करना है कि वह स्वयं को समायोजित कर सके। तीसरा है निर्देशन एक सहकारी प्रक्रिया, यानी कोऑपरेटिव। निर्देशन एक सहकारी प्रक्रिया है जिसमें सभी संस्थाओं का सहयोग आवश्यक है। इसमें माता पिता, अभिभावक, शिक्षक, मनोवैज्ञानिक आदि की भूमिका महत्वपूर्ण है। आगे है क्षमताओं का विकास। तो निर्देशन में व्यक्ति की सहायता स्वयं की क्षमताओं से परिचित होने और उनको विकसित करने के लिए की जाती है। अगला निर्देशन थोपा नहीं जाता है। निर्देशन में व्यक्ति स्वतंत्र होता है कि वह उपबोधक, यानी उपबोधक बोलते हैं निर्देशनकर्ता को, के परामर्श को स्वीकार करे अथवा नहीं। अगला है आत्मनिर्देशन की योग्यता का विकास। निर्देशन प्रक्रिया व्यक्ति में स्वनिर्देशन की शक्ति की योग्यता का विकास करके उनको निर्देशन हेतु आत्मनिर्भर बनाती है। अगला निर्देशन व्यक्तिगत सहायता है। निर्देशन से व्यक्ति को व्यक्तिगत सहायता मिलती है। अब आते हैं निर्देशन के क्षेत्र। हम जानते हैं कि निर्देशन का कार्य क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। यह मानव जीवन के समस्त क्षेत्रों से संबंध रखता है। निर्देशन के अंतर्गत धर्म, जाति, संस्कृति, लिंग एवं आयु के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। निर्देशन के क्षेत्र में वे सभी तकनीक भी शामिल है जो निर्देशन के अंतर्गत इसके प्रक्रिया को उद्देश्यपूर्ण बनाने में अहम सहयोग करते हैं, जिसके माध्यम से हम समस्याओं का समाधान करके हम अपने सभी क्षेत्रों में प्रगति पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। अतः निर्देशन के अंतर्गत आने वाले प्रमुख क्षेत्र निम्न है। पहला है व्यक्तिगत निर्देशन, मतलब इसका क्षेत्र है। दूसरा है शैक्षिक निर्देशन। तीसरा है व्यवसायिक निर्देशन। चौथा है स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन। पाँचवा है सामाजिक निर्देशन। छठा है यौन संबंधी निर्देशन। सातवां है अवकाश संबंधी। अवकाश में हम कैसे कोई चीज़ का सदुपयोग कर सके। यौन संबंधित हो गया कि सेक्स से रिलेटेड मतलब निर्देशन। सामाजिक निर्देशन हो गया सोशल, कैसे समाज में हम रह सके। स्वास्थ्य की बीमारी से रिलेटेड आप निर्देशन ले रहे हैं। व्यवसायिक यानी वोकेशनल, कोई आप व्यवसाय से रिलेटेड। शैक्षिक निर्देशन एजुकेशन संबंधी व्यक्तिगत पर्सनल आप निर्देशन ले रहे, सब क्षेत्र। हम निर्देशन की आवश्यकता देखते हैं तो वर्तमान युग में वैज्ञानिक प्रगति, आंतरिक विकास और भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण के कारण मानव जीवन अत्यधिक जटिल बना दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव जीवन के विविध पक्षों अर्थात व्यक्तिगत, शैक्षिक, व्यवसायिक, सामाजिक आदि सभी में समस्या पैदा हो रही है, जिसके समाधान के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। निर्देशन की परंपरा प्राचीन काल से निरंतर चलता आ रहा है। आज भारत जैसे विकासशील देशों में जो समस्या उत्पन्न हो रहे हैं, जिसका एकमात्र कारण पर्याप्त निर्देशन का अभाव है। अतः निर्देशन की आवश्यकता निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत जीवन में निर्देशन की आवश्यकता है, सामाजिक समायोजन हेतु निर्देशन की आवश्यकता है, राजनीतिक निर्देशन की आवश्यकता है, उपयुक्त शिक्षा हेतु शैक्षिक निर्देशन की मतलब कौन से कैसे पढ़े सब, मानव के व्यवहारों के अध्ययन हेतु मनोवैज्ञानिक निर्देशन की आवश्यकता है। तो ये तो हो गया आपका एक बहुत ही क्वेश्चन, इसको देख लिया। अब देखते हैं हम लोग परामर्श क्या होता है। निर्देशन
हो गया परामर्श हो गया। फिर निर्देशन परामर्श में अंतर देखेंगे, फिर परामर्श का कुछ प्रकार है उसको देखेंगे। तो देखिए परामर्श क्या होता है, तो देखिए निर्देशन बड़ा हो गया, उसी के अंतर्गत आपका परामर्श होता है, समझ गए। एक हम लोग क्या देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, समझे। तो निर्देशन बड़ा क्षेत्र होगा, इसका क्षेत्र व्यापक होता है, लेकिन परामर्श का जो क्षेत्र होता है वो संकुचित होता है। देखिए यहाँ इससे भी आप समझ सकते हैं, देख रहे हैं निर्देशन पूरा है और परामर्श आपका क्या है, छोटी को है यहाँ पर। यानी जैसे वृद्धि विकास आप पढ़े हैं ना, तो वृद्धि क्या हुआ कि आपका परामर्श हो गया, विकास आपका निर्देशन हो गया, समझ गए। देखिए परामर्श क्या है, तो लिखा हुआ है परामर्श निर्देशन का एक महत्वपूर्ण अंग है। परामर्श के बिना निर्देशन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता, यानी आपको परामर्श भी जरूरी है, तो ये एक पाठ है वो, समझे। तो परामर्श के बिना निर्देशन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता है। एक मिनट, नहीं हो सकता है। परामर्श शब्द दो व्यक्तियों के से संबंध रखता है, यानी दो व्यक्तियों से संबंध रखता है, समझे। लेने जाते हैं, परामर्श हो गया, इसमें एक परामर्शदाता होता है, दूसरा होता है परामर्श चाहने वाला, यानी परामर्श क्लाइंट जिसे बोलते हैं, एक काउंसलर होता है, समझ के। यानी इसमें दो व्यक्ति होते हैं, कौन कौन, एक होते हैं परामर्शदाता यानी काउंसलर, दूसरा होता है परामर्श लेने वाला जिसे हम लोग क्लाइंट कहते हैं, समझ गए। परामर्श चाहने वाले की कुछ समस्या होती है जिनका समाधान वो अकेले नहीं कर सकते हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए उसे किसी दूसरे व्यक्ति के सुझाव की आवश्यकता होती है, और यह सुझाव ही परामर्श कहलाते हैं, जो कि परामर्शदाता द्वारा दिए जाते हैं। प्राचीन काल से ही परामर्श मानव समाज में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्या एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता, सलाह और मार्गदर्शन क्या कहलाता है, आपका परामर्श कहलाता है, जिसे काउंसलिंग इंग्लिश में बोलते हैं, उपबोधक भी बोलते हैं परामर्श को। अब आते हैं परामर्श का अर्थ एवं परिभाषा। था परामर्श शब्द अंग्रेजी के काउंसलिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के कॉन्सिलियम शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ सलाह लेना या परामर्श लेना होता है, कॉन्सिलियम। अब इसका अतः परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परामर्श चाहने वाला व्यक्ति अपने से अधिक अनुभवी व्यक्ति के पास जाकर विचार विमर्श करता है। यानी परामर्श की परिभाषा देखते हैं, तो पहला डिफिनीशन है विलियम एंड्रू के अनुसार कि परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया, दो व्यक्ति में पारस्परिक रूप से क्या है, सीखने की प्रक्रिया। रॉबिन्सन के अनुसार डिफिनीशन है कि परामर्श प्रक्रिया समस्या समाधान का सम्मिलित प्रयास है। तीसरा है वेबस्टर के अनुसार डिफिनीशन है कि पूछताछ, पारस्परिक तर्क, चिंतन, विचार का आदान प्रदान परामर्श कहलाता है। यानी पूछताछ हो गया, पारस्परिक तर्क वितर्क हो गया, विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, परामर्श कहलाता है। अगला आता है मारियस के अनुसार कि परामर्श का तात्पर्य दो व्यक्तियों के संपर्क से है, जिसमें एक को किसी प्रकार के दूसरे व्यक्ति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। ऊपर दी गई परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि परामर्श प्रक्रिया में दो व्यक्तियों का संपर्क होता है। परामर्शदाता और परामर्श प्राप्त करने वाले के बीच विचार विमर्श के अनेक साधन हो सकते हैं। परामर्श कार्य के लिए प्रशिक्षित एवं अनुभवी व्यक्ति का होना, और जो व्यक्ति परामर्श लेने जाएगा वो व्यक्ति अनुभवी नहीं होगा तो फिर वो अच्छा से नहीं हो सकता। अब आते हैं परामर्श के प्रकार। तो देखिए इसके बहुत सारे प्रकार है। पहला है नैदानिक परामर्श, मनोवैज्ञानिक परामर्श, छात्र परामर्श, धार्मिक परामर्श, सामाजिक परामर्श, शैक्षिक परामर्श, वैवाहिक परामर्श, व्यवसायिक परामर्श, सामूहिक परामर्श। अब आते हैं नैदानिक परामर्श के बाद समस्या का विश्लेषण करके उसका उपचार बताया जाता है। मनोवैज्ञानिक परामर्श में परामर्शदाता एक चिकित्सक की भांति होता है और परामर्श चिकित्सा का रूप का होता है। छात्र परामर्श का संबंध छात्रों की समस्या का होता है। ये समस्या शैक्षिक संस्थाओं को चुनने, पाठ्यक्रम के चयन आदि से संबंधित होता है। व्यवहारिक निर्देशन परामर्श होगा। व्यवहारिक परामर्श में अगर व्यक्ति शादीशुदा है तो उसका वैवाहिक जीवन में संबंधित समस्याओं का समाधान का परामर्श प्रदान किया जाता है। अब आते हैं परामर्श का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य और अब देखते हैं। इसका उद्देश्य है कि पहला लिख लीजिएगा, परामर्श का निम्नलिखित उद्देश्य है कि इसका उद्देश्य है कि आत्मज्ञान बढ़ाना, जिससे छात्र स्वयं के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। दूसरा है संस्थानों एवं कोर्सों का चुनाव, अध्ययन की विधियों के चुनाव में छात्रों की मदद करना। तीसरा है समायोजन में मदद करना, यानी एडेप्टेशन उसको करना। व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना, निराशाओं से उत्पन्न तनाव को कम करना, समस्याओं का समाधान के लिए आवश्यक कौशल में सुधार लाना, चुनौतियों के लिए तैयार रखना।
अब आते हैं परामर्श प्रक्रिया के घटक। तो परामर्श की प्रक्रिया के 3 घटक मुख्य है। पहला है परामर्श का लक्ष्य, परामर्श चाहने वाले क्लाइंट और परामर्श काउंसलर, यानी 3 गो है कि आप परामर्श लेने जाते हैं तो कुछ ना कुछ आपका लक्ष्य होता है। तो 3 इसका प्रक्रिया के घटक है। कौन कौन? परामर्शदाता, काउंसलर, फिर क्लाइंट यानी परामर्श चाहने वाले, और तीसरा हो गया आपका परामर्श के लक्ष्य। अब परामर्श की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण घटक लक्ष्य को निर्धारित करना है। अब आते हैं परामर्श की विशेषता। परामर्श एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, सामूहिक नहीं। ये परामर्श हम सामूहिक रूप से नहीं लेने जाते हैं, किसी से व्यक्तिगत रूप ले सकते हैं। निर्देशन हम सामूहिक भी दे सकते हैं। परामर्श प्रक्रिया में केवल 2 व्यक्तियों का संपर्क होता है। यदि 2 व्यक्तियों से अधिक मत विचार विमर्श होता है तो परामर्श नहीं होगा, वो निर्देशन बदल जाता है। परामर्श निर्देशन का एक विधि है। परामर्श में परामर्शदाता अपनी निर्णय या विचार परामर्श चाहने वाले पर लादते नहीं, यानी थोपते नहीं। आपको लेना है लीजिए, आप सुन लिए, आपको मानना है मानिए, नहीं तो नहीं मानिए। समझ गए? परामर्श प्रक्रिया में परामर्श चाहने वाले को इस योग्य बनाया जाता है कि वह अपने स्वयं के लिए निर्णय लेने में समर्थ हो सके। परामर्श प्रक्रिया व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है एवं उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न करती है। परामर्श प्रक्रिया में लचीलापन होना चाहिए, ऐसा होने पर परिस्थिति के अनुसार प्रक्रिया में बदलाव किया जा सके। अब आते हैं निष्कर्ष है कि उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि परामर्शदाता एक माली की तरह है जो अपने बाग को लगाता है और प्रत्येक पौधे को स्वयं उगने में सहायता कर उसको प्रत्येक कार्य के लिए उत्साहित करता है। अब आते हैं परामर्श और निर्देशन में अंतर, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, परामर्श क्या है का संबंध केवल एक व्यक्ति से होता है, निर्देशन का संबंध समूह से होता है। आपको पहले ही बताया है कि परामर्श हम लेने जाते हैं तो हर व्यक्ति को क्या होता है, अलग अलग समस्या होता है। तो हर व्यक्ति क्या होता है कि अपना स्वयं व्यक्तिगत परामर्श लेने जाता है। लेकिन निर्देशन में आप सबको निर्देश कर सकते हैं कि आपको ऐसे करना है। तो निर्देशन का संबंध समूह से होता है। परामर्श की प्रक्रिया का आकार सीमित है। पहले बताया था परामर्श क्या होता है, संकुचित या सीमित होता है। लेकिन निर्देशन की प्रक्रिया स्वरूप परामर्श की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। यानी परामर्श क्या होता है आपका संकुचित है, लेकिन निर्देशन क्या है आपका विस्तृत है। जो वृद्धि बताया है, जैसे वृद्धि संकुचित होता है ना, विकास व्यापक होता है, वही चीज विस्तृत है। परामर्श का संबंध मुख्यतः व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं से होता है, तो निर्देशन का संबंध व्यक्ति की प्रत्येक समस्याओं से होता है। परामर्श निर्देशन का एक भाग है, तो निर्देशन का क्षेत्र क्या है, व्यापक है। निर्देशन की आवश्यकता सभी व्यक्तियों को होती है। सॉरी, यहाँ परामर्श होगा। परामर्श की आवश्यकता सभी व्यक्तियों को होती है, काट के ठीक कर लीजिएगा। निर्देशन उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो किसी समस्या से ग्रस्त होते हैं। अब आते हैं हम लोग आगे। यह जीवन भर नहीं चलती है, इसकी आवश्यकता तब होती है जब व्यक्ति गंभीर समस्या से ग्रस्त होता है। यह जीवन भर चले, हमको कोई ना कोई निर्देश देते रहता है, चलने वाली प्रक्रिया है। परामर्श में साक्षात्कार आवश्यक, यानी इंटरव्यू, बातचीत करना। यह विषय उन्मुख है। यह शहरी और अंतर्मुखी है, यानी शहर में सब ज़्यादा अंतर्मुखी है, अंदर ही। यह व्यापक और बहिर्मुखी है, सब में दिखाई देते हैं। यह गोपनीय है, हम किसी से कुछ परामर्श लेने जाते हैं तो गोपनीय। यह ओपन काउंसलिंग होता है, आप किसी से करवा सकते हैं। परामर्श प्रक्रिया से समय अधिक लगता है, निर्देशन में कम समय, क्योंकि एक ही बार में कितना व्यक्ति को आप कर सकते हैं। तो ये खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं परामर्श के अंतर्गत 2 प्रकार होता है, जो पूछा भी था आपका 2021 के एग्जाम में, कि निर्देशात्मक या निर्देशीय परामर्श क्या होता है, समझे, और अनिर्देशात्मक या अनिर्देशीय परामर्श, यानी डायरेक्टिव काउंसलिंग और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, समझे। दोनों पूछा था क्या होता है। चलिए देखते हैं निर्देशात्मक या निर्देशीय परामर्श क्या होता है। तालिका निर्देशात्मक परामर्श के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में से एक है, मतलब जो निर्देशात्मक परामर्श के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में से एक है। यह परामर्शदाता केंद्रित परामर्श है, जिसमें परामर्शदाता का महत्व अधिक होता है, यानी निर्देशीय मतलब उसका निर्देश माना जाता है, समझ गए। इसके अंतर्गत समस्या समाधान की प्रक्रिया में परामर्शदाता अपना पूरा ध्यान समस्या पर रखता है, न कि परामर्श पार्थी पर। परामर्श मतलब देखिए, इसमें क्या होता है कि जो परामर्शदाता जिससे आप परामर्श लेने गए हैं, तो उसका ध्यान पूरा आपके समस्या पर होता है, आप पर नहीं होता कि आपका समस्या कैसे भी ख़त्म करना है, सॉर्ट आउट करना है। निर्देशात्मक परामर्श में पूर्व निर्धारित योजना के आधार पर विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर समस्या का विश्लेषण किया जाता है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी को पर्याप्त सहयोग प्रदान करता है।
निर्देशात्मक परामर्श के संदर्भ में कुछ विचारकों का मत निम्न है कि निर्देशात्मक परामर्श की प्रक्रिया में परामर्शदाता प्रमुख एवं सक्रिय भूमिका, यानी उसमें वो ज़्यादा एक्टिव रहता है। इस परामर्श की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष, प्रभावशाली एवं व्याख्यात्मक विधियों का प्रयोग किया जाता है। परामर्शदाता समस्या समाधान के लिए विभिन्न विधियों तथा परीक्षणों के माध्यम से सूचनाएं संग्रहित कर उनका विश्लेषण करते हैं। उद्देश्यपूर्ण प्रश्नों की सहायता से परामर्श प्रार्थी परामर्शदाता के चिंतन को जागृत करता है, जिससे समस्या समाधान की प्रक्रिया सरल होता है। अब परामर्श एक बौद्धिक प्रक्रिया है, समझे। अब देखिए इस परामर्श में, यानी इस परामर्श मतलब निर्देशात्मक परामर्श में परामर्शदाता एक विशेषज्ञ के तौर पर नेतृत्व करता है तथा मूल्यांकन करके स्वयं ही सुझाव देता है, जिसे प्रार्थी के द्वारा स्वीकार किया जाता है। यानी इसमें ज़्यादा योगदान किसका होता है, यानी केंद्रीय भूमिका इसमें परामर्शदाता का होता है। अब देखिए दूसरा होता है मतलब इसको आप अथी में भी अंतर करने के अथी में भी लिख सकते हैं, जैसे पॉइंट बाई पॉइंट इसको बांट सकते हैं कि प्रमुख का सक्रिय भूमिका होता है, उधर लिख सकते हैं। और निर्देशात्मक परामर्श में जो परामर्शदाता उनका प्रमुख भूमिका, गौण भूमिका होता है और वो कम सक्रिय रहते हैं। अंतर करके भी आप लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अनिर्देशात्मक या अनिर्देशीय परामर्श। इस परामर्श का तात्पर्य यह है कि इस परामर्श की प्रक्रिया में परामर्श प्रार्थी की भूमिका अहम होती है, यानी इसमें जो लेने गया है क्लाइंट, परामर्श प्रार्थी है, उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए इसे परामर्श प्रार्थी केंद्रित परामर्श भी इसे कहते हैं। इस प्रक्रिया में परिस्थितियों का ऐसा सृजन करना होता है कि परामर्शदाता को अपनी राय का चयन करने में एवं समस्या के निदान में अधिक से अधिक आत्मनिर्भर होने की सहायता प्राप्त होता है। और निर्देशात्मक परामर्श का उपयोग शैक्षिक, व्यावसायिक, व्यवहारिक आदि क्षेत्रों में संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। और निर्देशात्मक परामर्श के अंतर्गत परामर्शदाता ऐसा वातावरण उत्पन्न करता है जिसमें परामर्श प्रार्थी अपनी समस्या का समाधान स्वयं खोज लेता है। और निर्देशात्मक परामर्श का लक्ष्य प्रार्थी को अपनी शक्तियों, योग्यताओं, क्षमताओं को समझने एवं उसकी संभावनाओं को जानने में सहयोग प्रदान करना होता है। एवं प्रार्थी यानी जो प्रार्थी को प्रार्थी के लिए स्वतंत्र एवं अनुकूल वातावरण तैयार करना है। और निर्देशात्मक परामर्श के संदर्भ में कुछ विचारकों का मत निम्न है कि यह परामर्श प्रार्थी केंद्रित परामर्श है। दूसरा है और निर्देशात्मक परामर्श के अंतर्गत प्रार्थी को अपनी समस्या का हल करने हेतु प्रेरित किया जाता है। और निर्देशात्मक परामर्श का लक्ष्य प्रार्थी को अपनी शक्तियों को समझने में सहयोग करना होता है। इस परामर्श में किसी भी प्रकार का निदानात्मक उपकरण अथवा परीक्षण का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस परामर्श की प्रक्रिया में अंतिम निर्णय परामर्श प्रार्थी को ही लेना पड़ता है। अतः उपयुक्त विवेचनाओं से परामर्श सेवा एवं इसके अंतर्गत निर्देशात्मक और निर्देशात्मक परामर्श की व्याख्या होता है। अब आते हैं हम लोग शैक्षिक निर्देशन में कि शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन और समूह निर्देशन, तीनों को हम लोग देखेंगे, तीनों क्या होता है, समझे। तो देखिए शैक्षिक निर्देशन क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित जो हम निर्देशन देते हैं वो शैक्षिक निर्देशन होता है। व्यवसाय के नहीं, व्यवसाय संबंधित जो निर्देश देते हैं व्यवसायिक निर्देशन। और समूह में जब निर्देशन देते हैं, इसी को एक्सप्लेन करके हम लोग को अच्छा से पढ़ना आता है। देखिए समूह निर्देशन से आप क्या समझते हैं, शिक्षा के संदर्भ में इसकी आवश्यकता एवं कार्यों का वर्णन करते हैं। लिखा है शिक्षा मानव जीवन का विकास का आधार है। शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य अपने जीवन के सभ्यता के साथ गति प्रदान करता है। फलतः शिक्षा में निर्देशन की अहम भूमिका है। शैक्षिक निर्देशन शिक्षा संबंधित एक ऐसी सहायता है जो शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को आवश्यक निर्देश के माध्यम से पर्याप्त सहयोग प्रदान करता है। बुद्धि हो गया, रुचि, परिस्थिति एवं स्वभाव के दृष्टिकोण से सभी छात्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसीलिए किसी भी विषय का शिक्षण तभी सफल और प्रभावशाली हो सकता है जब वो बालक की योग्यता, क्षमता, आवश्यकता एवं रुचि के अनुकूल हो। यानी कहने का मतलब हुआ कि वर्तमान समय की जो शिक्षा प्रणाली है बाल केंद्रित है और प्रत्येक बच्चा में इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। तो हमको प्रत्येक बच्चा के इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखकर हमको शिक्षा प्रदान करना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन को भी कई समस्या का समाधान सरलतापूर्वक किया जाता है। वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र भी काफ़ी व्यापक हो गया है। शैक्षणिक विषय वैकल्पिक हो गए हैं। प्रत्येक स्तर पर शैक्षणिक संस्थान की स्थापना हो गई है। सुयोग्य शिक्षक की नियुक्ति कर दी गई है। फिर भी आज छात्र छात्राओं के सामने जीवनोपयोगी एवं उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की प्राप्ति चुनौतीपूर्ण साबित हो रही है। ऐसी स्थिति में शैक्षणिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं के सार्थक समाधान के लिए शैक्षिक निर्देशन या मार्गदर्शन अति आवश्यक है। शैक्षिक निर्देशन के संदर्भ में कुछ
शिक्षाविदों का विचार निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है। जोन्स के अनुसार कि शैक्षिक निर्देशन का संबंध छात्रों को प्रदान की जाने वाली उस सहायता से है जो उन्हें पाठ्यक्रम एवं विद्यालय जीवन से समायोजन के लिए आवश्यक है। यानी देखिए, शैक्षिक निर्देशन आपको शिक्षा संबंधित ही होगा, समझ गए। दूसरा है आर्थर ई टेक्सलर के अनुसार कि शैक्षिक निर्देशन विद्यालय के पाठ्यक्रम, अनुदेश, निरीक्षण, अनुशासन, उपस्थिति, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम, परिवार एवं समाज से संबंधों से संबंधित है। उसके बाद है वुड के अनुसार, काटेज वी वुड के अनुसार शैक्षिक निर्देशन छात्रों को उनकी योग्यता एवं अन्य गुणों का ज्ञान और अनुभव कराने में सहायक सिद्ध होता है। अब आते हैं शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता क्यों है। तो शिक्षा में निर्देशन की आवश्यकता का मूल आधार व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर आधारित है। प्रत्येक बालक अपनी योग्यता, आवश्यकता, प्रवृत्ति, परिस्थिति आदि में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। साथ ही अलग अलग शिक्षा या कार्यों के लिए अलग अलग योग्यता एवं स्वभाव की आवश्यकता होती है। वैकल्पिक शिक्षा होने के कारण एवं रोजगार परक शिक्षा की प्राप्ति में अनेक भ्रांतियां विद्यमान होता है, जो उपयुक्त शिक्षा के चयन में शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता महसूस होती है। अतः बालक अपनी शिक्षा में तभी सफल हो सकता है जब उसकी शिक्षा उसकी योग्यता, आवश्यकता एवं अभिरुचि के अनुकूल हो। परंतु बालक मानसिक रूप से इतने परिपक्व नहीं होते हैं कि वे अपनी योग्यता का मूल्यांकन और एवं उचित शैक्षिक विषय का चुनाव कर सके। इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में उपयुक्त निर्देशन के लिए विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से शैक्षिक क्रियाओं की व्यवस्था में विद्यार्थियों को सहयोग किया जा सके। अब शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है। पहला है कि पाठ्य विषयों के चयन में सहायक। दूसरा है बेहतर उच्च शिक्षा का क्षेत्र का चयन। तीसरा है पूर्ण शिक्षा या उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की प्राप्ति के लिए निर्देशन। चौथा है नवीन विद्यालयों में समायोजन। पांचवा हो गया रोजगार परक शिक्षा के लिए निर्देशन। अगला है असमान बालकों के लिए शैक्षिक निर्देशन। अगला है व्यावसायिक या तकनीकी पाठ्यक्रम का चयन। शिक्षा में आर्थिक अव्ययता से बचत, समय का सदुपयोग हेतु शैक्षिक निर्देशन, सामाजिक कल्याण में सहायक हेतु निर्देशन। अब शैक्षिक निर्देशन के कार्य देखते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक निर्देशन के कुछ मुख्य कार्य है जो निम्न बिंदुओं से स्पष्टता है। योजनाओं को निर्माण में सहायक, ये भी कार्य है इसका। लक्ष्य के निर्धारण में सहयोग, असमान बालकों की पहचान, वैकल्पिक विषय को चयन में सहयोग, सर्वांगीण विकास का कार्य, जैसे आप लोग का गाइडेंस काउंसलिंग, फिजिकल हेल्थ, इसमें बहुत सारा है, तो आप कैसे चूज किए। सर्वांगीण विकास का कार्य, व्यक्तिगत का विकास, शिक्षा के माध्यम से सामाजिक या नैतिक विकास, पाठ से आगामी क्रियाओं का विकास। उपयुक्त व्याख्याओं से शैक्षिक निर्देशन इसके कार्य का पता चलता है। अब आते हैं व्यवसायिक निर्देशन। तो व्यवसाय से संबंधित निर्देश हो गया। तब व्यवसायिक निर्देशन को परिभाषित करते हुए शिक्षा में व्यवसायिक निर्देशन के महत्व की विवेचना करें। तो हम जानते हैं कि मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, बुद्धिजीवी प्राणी है। यह अपनी परिस्थितियों, समस्याओं एवं आवश्यकताओं को भली भांति समझता है। प्रत्येक मनुष्य को अपने एवं अपने परिवारों के आवश्यकताओं की पूर्ति का उत्तरदायित्व होता है। फलतः अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए आय के स्रोत की आवश्यकता होती है। वर्तमान में आय के कई साधन और माध्यम हैं। अपनी अपनी योग्यता, क्षमता और अनुभव के आधार पर सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी एवं व्यवसाय से लोग आय प्राप्त करते हैं। परंतु इन सभी में व्यवसायों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर और दायरे सुनिश्चित है, जिसके कारण सभी लोगों को ऐसे क्षेत्रों में रोजगार मिलना मुश्किल है। जिसके ठीक विपरीत व्यवसाय का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है, क्योंकि व्यवसाय के अंतर्गत छोटे बड़े अनेक उद्योगों के साथ साथ कृषि जैसे विशाल क्षेत्र भी शामिल है, जिसमें लगभग 2/3 आबादी अपना श्रम योगदान करके अपना जीवन यापन करते हैं। वैसे हालत में व्यवसाय का काफ़ी महत्व है। व्यवसाय यानी आपके पास, तो उससे रिलेटेड जो हम समस्या से संबंधित हम निर्देशन देते हैं, परामर्श देते हैं, वही हमारा क्या होता है, व्यवसायिक निर्देशन होता है। प्राचीन काल से ही व्यवसाय की प्रधानता रही है, परंतु वर्तमान समय में व्यवसाय का क्षेत्र काफ़ी व्यापक होने के कारण आज उचित एवं उपयुक्त व्यवसाय का चयन करना भी एक प्रमुख समस्या है। वैसे स्थिति में व्यवसायिक निर्देशन की काफ़ी आवश्यकता है, उपयुक्तता है। व्यवसायिक निर्देशन किसी व्यवसाय को चयन करने, उसके लिए तैयारी करने, प्रवेश पाने एवं इसमें प्रगति करने हेतु एक व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता की प्रक्रिया है। व्यवसायिक निर्देशन एक दीर्घकालिक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम एक प्रकार से जीवन पर्यंत व्यक्ति को विभिन्न रूपों में सहयोग प्रदान, यानी व्यवसाय संबंधी हमको जीवन भर पड़ता है। व्यवसाय के अंतर्गत होने वाले सभी गतिविधियों हेतु व्यवसायिक निर्देश आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम 1 मई 1908 ईस्वी में फ्रैंक वारस वांस नाम के विद्वान ने व्यवसायिक निर्देशन शब्द का
प्रयोग किया था। वार्सन। व्यवसायिक निर्देशन के संदर्भ में कुछ विचारकों का मत निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है। सुपर के अनुसार कि व्यवसायिक निर्देशन मानवीय शक्ति को व्यवसायों में समायोजन होने में सहायता प्रदान करता है। मेयर्स के अनुसार डिफिनीशन है कि व्यवसायिक निर्देशन के माध्यम से व्यक्ति को आत्मसंतोष एवं समाज की सफलता के दृष्टिकोण से सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। अगला है राष्ट्रीय व्यवसायिक संघ के अनुसार डिफिनीशन है कि किसी भी व्यवसाय का चयन करने, उसकी तैयारी करने, प्रवेश पाने, लाभ कमाने एवं प्रगति करने के लिए अनुभव या परामर्श देना ही व्यवसायिक निर्देशन है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसायिक निर्देशन का उद्देश्य एवं महत्व निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को व्यवसाय के मानव जीवन की उपयोगिता और महत्व को बताना। दूसरा है व्यवसायिक स्तर के शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों को व्यवसायिक जगत के बारे में सूचना प्रदान करना एवं रोजगार के अवसरों से अवगत कराना। इसमें क्या क्या रोजगार हो सकते हैं सब। विद्यार्थियों को विभिन्न कार्यस्थलों पर कार्य की स्थिति का अनुभव प्राप्त करने में सहयोग देना। चौथा है छात्र छात्राओं को उनकी क्षमताओं, रुचि, योग्यता एवं विशेषता के संदर्भ में उपयुक्त व्यवसायिक लाभ के निर्धारण हेतु परामर्श देना। छात्रों को अपने लिए निर्धारित व्यवसायिक लक्ष्यों के संदर्भ में यह सुनिश्चित करने में सहयोग देना कि उसे कौन सी योग्यता या कौन से कैसे प्रशिक्षण प्राप्त करने होंगे, समझे, तथा व्यवसाय जो चयन किया है उसमें संबंधित प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त होगा। अगला है विद्यार्थियों में कार्य के प्रति समान रूप से सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास करने के लिए निर्देशन कार्यक्रम के माध्यम से सहयोग करना। विद्यार्थियों को मानसिक रूप से उसके रुचि योग्यता के अनुसार व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। अब आते हैं हम लोग सामूहिक निर्देशन में। आपका शैक्षिक हो गया, व्यवहारिक व्यवसायिक हो गया। अब आते हैं सामूहिक निर्देशन में। तो देखिए सामूहिक निर्देशन जब हम समूह में देते हैं, लेकिन वर्तमान समय में व्यक्तिगत निर्देशन के समान सामूहिक निर्देशन का भी महत्व एवं उपयोगिता बढ़ता जा रहा है। सामूहिक निर्देशन के माध्यम से समूह के सदस्यों की व्यक्तिगत, शैक्षणिक, व्यावसायिक एवं सामाजिक समस्याओं के निदान हेतु निर्देशन एवं परामर्श आवश्यकता अनुसार प्रदान किया जाता है। समूह की संरचना में विषमता होते हुए भी समस्याओं के स्वरूप में समानता होती है। इसीलिए सामूहिक निर्देशन के माध्यम से कम समय में सारे समस्या पर प्रत्यक्ष रूप से चर्चा या समस्या समाधान की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। सामूहिक निर्देशन में प्रत्येक सदस्य में समस्या में समान समझ, आत्मविश्वास एवं स्वयं निर्देशन की भावना का विकास होता है। समूह में भाग लेने वाले सभी सदस्य एक दूसरे के समस्या से अवगत होते हैं और परस्पर एक दूसरे का सहयोग करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार की चर्चा अधिक प्रभावशाली होती है। इस प्रक्रिया में सदस्यों की अभिवृत्ति, विश्वास, मूल्य, विचार और आवश्यकताओं को बदलने में सहायक सिद्ध होता है। सामूहिक निर्देशन के संबंध में कुछ विचारकों का मत निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है। यानी आप परिभाषा लिख सकते हैं, उपयुक्त बोल सकते हैं। महलर के अनुसार कि सामूहिक निर्देशन के अंतर्गत एक दूसरे से निकटता बढ़ता है एवं आपस में विचार विमर्श के फलस्वरूप समस्या छोटी लगने लगती है। दूसरा है कार्टराइट के अनुसार कि सामूहिक निर्देशन में भावना और समस्याओं में समानता होने के कारण सहयोग करने की भावना बढ़ती है। जोन्स के अनुसार इस निर्देशन में समूह के प्रत्येक सदस्यों में काफ़ी सामंजस्य पर बल दिया जाता है। अब आते हैं इसका उद्देश्य क्या है सामूहिक निर्देशन का। सामूहिक निर्देशन का उद्देश्य सामूहिक रूप से दिशा दिखाना या मार्गदर्शन कराना है। सामूहिक परामर्श में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी सदस्य एक दूसरे से प्रेरणा प्राप्त करते हैं और स्वयं अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर एक दूसरे को परामर्श देते हैं। वे एक दूसरे के संवेगों के प्रदर्शन, भावों के स्पष्टीकरण एवं कठिनाइयों को समझने में सहयोग करते हैं। समस्या की पहचान, कारणों का विश्लेषण, समस्या के निदान का उपाय एवं स्वयं का निर्णय लेने में सहयोग करना सामूहिक निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य है। सामूहिक परामर्श सामाजिक कौशल, पारस्परिक सद्भावना और व्यक्तिगत गुणों को बढ़ाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी सदस्य अपनी अपनी समस्या हल करने में स्वयं में सक्षम महसूस करते हैं। इस प्रक्रिया में एक दूसरे के प्रति संवेदनाएं बढ़ती है और दूसरे के समस्या से होने वाले कठिनाइयों के प्रति सहानुभूति विकसित होती है। प्रविधि कौन कौन है? तो देखिए सामूहिक निर्देशन करने की प्रविधियाँ कुछ है, कैसे करेंगे। तो एक साक्षात्कार हो गया बैठकर। साक्षात्कार प्रविधि का व्यक्तिगत निर्देशन के साथ साथ सामूहिक निर्देशन में भी उपयोग किया जाता है। इस प्रविधि के माध्यम से निर्देशनकर्ता एक साथ
एक साथ कई लोगों को एक साथ बिठाकर उनकी समस्या सुनता है, फिर इस पर साक्षात्कार विचार करके निर्देश प्रदान करता है। अगला है मानसिक परीक्षण। सामूहिक निर्देशन के समय निर्देशनकर्ता विभिन्न प्रकार के मानसिक या मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग करके समूह के संदर्भ में अनेक आंकड़े प्राप्त करता है। इस तथ्य का समर्थन करते हुए मॉरिस ने कहते हैं कि इन मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के उपरांत प्राप्त आंकड़े ही सामूहिक निर्देशन की सार्थक आधारशिला बनाता है। अगला है प्रश्नावली प्रविधि। एक समूह के व्यक्ति को समानता के आधार पर चयनित करने का भी प्रश्नावली एक सफल माध्यम होता है। प्रश्नावली से प्राप्त आंकड़े में व्यक्ति का एक समूह बनाया जाता है, तत्पश्चात सामूहिक रूप से उस समय की समस्याओं का समाधान करने में सहयोगात्मक भूमिका निभाता है। अब आता है अनुवर्ती कार्य। तो अनुवर्ती कार्य से तात्पर्य है कि जिन विद्यार्थियों को समूह में निर्देशित किया जाता है उनका निरंतर मूल्यांकन करते रहना आवश्यक है, जिससे यह पता चलता है कि जिस क्षेत्र में उन्हें निर्देशित किया गया है वह संतोषजनक है या नहीं। दूसरे शब्दों में अनुवर्ती कार्य निर्देशन कार्यक्रम व्यवस्था को सुधारने और उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के अति आवश्यक। यानी अनुवर्ती कार्य क्या होता है, जैसे कोई कैसे फेल हो जाता है, बार बार एग्जाम देता है तो उससे कुछ ना कुछ फायदा होता है, ये चीज़ बार बार उसका टेस्ट। अगला है सम्मेलन। तो व्यक्तियों या शिक्षार्थियों से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचना से प्राप्त निष्कर्षों को शैक्षिक निर्देशन समिति के समक्ष रखा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी राय प्रस्तुत करता है तथा अपने विचार विमर्श के पश्चात एक निर्णय में पहुंचता है जो सामूहिक निर्देशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अतः उपयुक्त विवेचनाओं के सामूहिक निर्देशन इसके उद्देश्य प्रविधियों का वर्णन होता है। अब आते हैं हम लोग निर्देशन सेवा के अंतर्गत जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, जैसे बुद्धि परीक्षण हो गया, व्यक्तित्व परीक्षण, रुचि परीक्षण, अभिवृत्ति, उसके बाद अभियोक्ता परीक्षण, तो इसी को हम लोग मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहते हैं, समझ गए। और ये चीज़ आप कोर्स 9 जो आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग है उसके यूनिट में आप लोग बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, रुचि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, मनोवृत्ति या अभिवृत्ति परीक्षण पढ़ लीजिए, वही चीज़ इसमें पूछा जाता है। तो पढ़े होंगे तो आप लोग को याद भी होगा। तो वही क्वेश्चन है, निर्देशन सेवा के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक परीक्षण की क्यों आवश्यकता है। इसके अंतर्गत बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, रुचि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, अभिवृत्ति हो गया या मनोवृत्ति या फिर अभियोक्ता परीक्षण का वर्णन करना है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी है, समझे। और इसको आप लोग C9 में पढ़े भी है, कोर्स 9 के असेसमेंट फॉर लर्निंग में, ठीक है। हम लोग आते हैं निर्देशन सेवा एक अति व्यापक एवं अनवरत यानी कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया की शुरुआत अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है, जो मृत्यु पर्यंत चलता है। निर्देशन सेवा का उद्देश्य भी व्यापक होता है क्योंकि इसका लक्ष्य व्यक्ति के अधिकतम विकास से होता है। व्यक्ति समाज का अभिन्न अंग होता है, इसीलिए वह समाज में व्यवहारिक समायोजन करता है जिसका आधार मनोवैज्ञानिक है। मनोविज्ञान व्यक्ति के रुचि, विचार, व्यवहार, संवेग एवं कार्यकुशलता का अध्ययन करता है। अतः निर्देशन सेवा की प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व उद्देश्यपूर्ण सफलता है तो व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक तौर पर परीक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। परीक्षण के उपरांत समस्या का वास्तविक कारण स्पष्ट हो जाता है, जिसके लिए व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, रुचि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, फिर अभियोक्ता परीक्षण महत्वपूर्ण है। ये सब परीक्षण आपको पढ़ना है, समझ गए। अब देखिए बुद्धि परीक्षण क्या होता है, तो देखिए आप सब पढ़े हैं इसको, समझ गए। कोर्स 9 के असेसमेंट फॉर लर्निंग में बुद्धि परीक्षण सब बता दिए हैं। मनोवृत्ति या उसी को अभिवृत्ति बोलते हैं, रुचि, समझे, व्यक्तित्व, ये सब बता दिए। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए बुद्धि परीक्षण क्या होता है, तो बुद्धि मानव जीवन के अंतर्गत महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अंतर्निहित बुद्धि उसके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार सभी मनुष्य की बुद्धि लब्धि एक समान नहीं है। असमान, विशिष्ट, औसत, असमर्थ, समान बुद्धि वाले लोग व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर ही वर्गीकृत होते हैं। बुद्धि परीक्षण का इतिहास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में माना जाता है। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास फ्रांस में इटार्ड ने किया था। फ्रांस के अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप में मापने का प्रयास किया। सन 1905 ईस्वी में साइमन के सहयोग से पहला बुद्धि परीक्षण बिने साइमन मापनी के नाम से विकसित हुआ। 1911 ईस्वी के बाद विश्व में कई देशों ने, जिसमें 1913 में जर्मनी, 1916 में अमेरिका में इस पर अनुकूलन किया गया, समझे। यह परीक्षण पेरिस में, ये सब आपका परीक्षण था। भारत में उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला में बुद्धि के संदर्भ में भारतीय परिस्थिति में शोध किया गया। इस प्रकार धीरे धीरे बुद्धि परीक्षण का कार्य विकसित हुआ जो मानव के व्यक्तित्व विभिन्नता को दर्शाता था।
अब बुद्धि परीक्षण का प्रकार है तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। इस प्रकार के परीक्षण में एक समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण होता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण, तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण से आशय यह है कि इसके अंतर्गत एक ही समय में कई व्यक्तियों को समूह में परीक्षण किया जाता है। इसे मानसिक दक्षता परीक्षण भी कहते हैं, MT। अगला है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो जिन परीक्षणों में पदों के निर्माण में भाषा का समायोजन या उपयोग, नहीं भाषा जो पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है वो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, यानी भाषा का प्रयोग हुआ है शब्द का। और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, इस प्रकार के परीक्षण में संकेत, चित्र एवं विभिन्न आकृतियों को सांकेतिक कोड के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला है पेपर पेंसिल परीक्षण। जिन परीक्षणों में पेपर पेंसिल की आवश्यकता होती है और जिन्हें पेपर पेंसिल परीक्षण कहते हैं। आमतौर पर इस परीक्षण का उपयोग मुजरिमों का हुलिया चेहरा बनाने में किया जाता है। आगे है निष्पादन बुद्धि परीक्षण। इस परीक्षण में समस्यात्मक एवं व्यवहारिक कार्य करवाकर व्यक्ति से बुद्धि का मापन किया जाता है, कोई काम करवाकर। गति बुद्धि परीक्षण, जिन परीक्षण में प्रश्नों की संख्या के अनुपात में समय की सीमा को निश्चित कर दिया जाता है, यानी क्वेश्चन ज़्यादा होगा समय कम होगा, तो इसे जैसे आप लोग एग्जाम वगैरह देते हैं तो क्या होता है, क्वेश्चन ज़्यादा समय, तो उसे हम लोग गति बुद्धि परीक्षण कहते हैं, कितना आपका मतलब स्पीड है। शक्ति बुद्धि परीक्षण, जब परीक्षण सरल से कठिन की ओर क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया जाता है और कठिन प्रश्नों को भी बुद्धि के माध्यम से सरलता के साथ हल कर दिया जाता है तो वह शक्ति बुद्धि परीक्षण कहलाता है। अब आते हैं हम लोग व्यक्तित्व परीक्षण यानी पर्सनालिटी टेस्ट। तो व्यक्तित्व किसी भी व्यक्ति का आंतरिक एवं बाह्य गुणों को दर्शाता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के मापने के लिए व्यक्तित्व परीक्षण की आवश्यकता होती है। व्यक्तित्व मापन के संदर्भ में सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक गाल्टन द्वारा 1980 में उपयोग किया गया था, जिसमें प्रश्नावली का प्रयोग किया गया था। फिर 1913, 18, 26 और 28 में अलग अलग देशों में व्यक्तित्व परीक्षण का कार्य किया गया। भारत में इस क्षेत्र की शुरुआत 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हो गया था, परंतु हम अभी भी इस क्षेत्र में काफ़ी पीछे हैं। अतः व्यक्तित्व परीक्षण की कुछ विधियाँ हैं जो निम्न बिंदुओं से परीक्षण विधि उसमें बताए थे, आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, फिर प्रक्षेपी विधि। तो प्रक्षेपण विधि है। यह विधि व्यक्तित्व मापन की उन विधियों में है जो व्यक्ति के मूल व्यक्तित्व की संरचना एवं अभिप्रेरणाओं को स्पष्ट करता है। कुछ प्रमुख प्रक्षेपण स्याही धब्बा परीक्षण, TNT, CAT आदि परीक्षण आते हैं। अब आते हैं व्यक्तित्व अनुसूची परीक्षण। तो प्रत्यक्ष कथनों और उससे संबंधित विकल्पों की एक सूची तैयार करना ही व्यक्तित्व अनुसूची विधि कहलाता है। साक्षात्कार विधि, इस विधि के अंतर्गत विचारों का आदान प्रदान होता है, जिससे साक्षात्कारकर्ता अन्य व्यक्तियों या व्यक्तियों के एक समूह से सूचना प्राप्त करता है। इस प्रकार की विधि में दोनों को आमने सामने बैठा जाता है। निरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार और कार्यकुशलताओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें व्यक्ति का वर्तमान स्थिति स्पष्ट होता है। अगला है व्यक्तित्व इतिहास विधि। व्यक्तित्व के गहन अध्ययन के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें व्यक्ति के जीवन से जुड़े सभी अहम जानकारियों का आलेख तैयार किया जाता है, जिसके माध्यम से उसका वर्तमान और भविष्य की योजनाओं को तैयार किया जाता है। अब आते हैं रुचि परीक्षण। रुचि परीक्षण के माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु या अन्य तत्वों को पसंद करने एवं उसके प्रति ध्यान केंद्रित होने के साथ साथ उसके कार्य में संतुष्टि प्राप्त करने से, यानी रुचि है तो उसमें आपको संतुष्टि मिलेगी। रुचि जन्मजात होने के साथ साथ शिक्षा, समुदाय, परिस्थिति, वातावरण, अवस्थाओं में परिवर्तन आदि स्रोतों से अर्जन भी की जाती है। प्रत्येक अवस्था में आयु के साथ रुचि को जानना ही रुचि परीक्षण कहलाता है। हर समय रुचि हमारा बदलता रहता है। रुचि परीक्षण की शुरुआत माइनर ने 1918 ईस्वी में शुरू की थी। इन्होंने रुचि परीक्षण के लिए एक दलित समुदाय के व्यक्तियों का रुचि परीक्षण किया। बाद में मूड ने 1921 में सामाजिक एवं आंतरिक रुचि के मापन के लिए एक प्रपत्र तैयार किया। फिर इस क्षेत्र में निरंतर शिक्षा, व्यवसाय, खेल, राजनीतिक, साहित्य आदि क्षेत्रों में रुचि परीक्षण का कार्य हुआ। प्रकार है तो एक है व्यवसायिक रुचि परीक्षण। तो किसी व्यक्ति के व्यवसायिक रुचि को मापने के लिए व्यवसायिक रुचि परीक्षण का उपयोग किया जाता है। और व्यवसायिक रुचि परीक्षण तो व्यक्ति के समान जीवन एवं शिक्षा से जुड़े रुचियों को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ये हो गया। अब आते हैं हम लोग मानसिक योग्यता परीक्षा, वही हुआ, समझे। तो मानसिक योग्यता परीक्षा जो हो गया, तो अभिवृत्ति मापन हम लोग देखेंगे। रुचि, व्यक्तित्व और बुद्धि देख लिए। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति क्या होता है, तो देखिए आप इसके बारे में थोड़ा लिख दीजिएगा कि जब हम किसी चीज़ के प्रति जो हमारा देखने का नज़रिया होता है वही अभिवृत्ति होता है। अभिवृत्ति मापन के प्रविधि का निर्माण 1917 ईस्वी में थर्स्टन ने युग तुलनात्मक परिविधि से आरंभ किया था। इसके बाद मोस्टेलर 1951 में इस विधि का परीक्षण सार्थकता को ज्ञात करने के लिए काई वर्ग का प्रतिपादन किया, समझे। ये सब है।
अब देखिए इसमें क्या होता है, अभिवृत्ति मापन की विधि दो है। कौन दो विधि है? तो एक होता है व्यवहारिक प्रविधि। तो व्यवहारिक विधि व्यक्ति को सीधे सीधे प्रश्न कर अथवा उसके व्यवहार का प्रत्यक्ष अवलोकन कर उसकी अभिवृत्ति को जाना जाता है, यानी प्रश्न पूछ कर या उसके व्यवहार को देखकर, समझे। अब आते हैं प्रत्यक्ष विधि, और इस दो प्रकार होता है इसका, व्यवहारिक विधि का दो प्रकार है। तो प्रत्यक्ष प्रश्न विधि क्या है? तो प्रत्यक्ष प्रश्न विधि में किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के प्रति अभिवृत्ति को ज्ञात करने सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, समझ गए। फिर है व्यवहार के प्रत्यक्ष निरीक्षण विधि। तो अभिवृत्ति ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष निरीक्षण विधि में व्यक्तियों के व्यवहार का निरीक्षण करके उनकी अभिवृत्ति का पता लगाया जाता है, समझ गए। अब आते हैं हम लोग मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति में। जब प्रचलित विधियों में कुछ कमी रह जाती है तो नवीन विधियों का जन्म होता है। इसी प्रकार अभिवृत्ति मापन की व्यवहारिक प्रवृत्ति की कमियों के कारण मनोवैज्ञानिक विधियों का जन्म हुआ। अभिवृत्ति मापन के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, कुछ कुछ पूछकर, ये चीज़ क्रम में सजा कर, ये सब है। अब आते हैं अभी क्षमता परीक्षण। तो देखिए फ्रीमैन महोदय ने बताया कि अभी क्षमता परीक्षण हुआ है जिसका निर्माण व्यक्ति किसी विशेष प्रकार की तथा किसी सीमित क्षेत्र की क्रिया करने की बीजभूत योग्यता का मापन के लिए किया। देखिए अभी क्षमता क्या होता है? आपके अंदर जो जन्मजात क्षमता है, समझो, उसी का जो मापन किया जाता है उसी को हम लोग करते हैं। देखिए तो इसका हम तीन तरह से करते हैं। एक होता है समान अभिक्षमता परीक्षण। तो इस परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के भीतर की समान योग्यता एवं उसकी अभिक्षमता का पता लगा, जैसे समान बुद्धि, अधिगम की योग्यता, मानसिक स्तर, जैसे एग्जाम में कितना अच्छा लग रहा है, ये चीज़। दूसरा है विभेदीकरण अभिक्षमता परीक्षण। इस परीक्षण के माध्यम से छात्रों के मध्य भेद का पता लगाया जाता है, उसके मानसिक स्थिरता, बुद्धि, उनकी स्मरण शक्ति, समझे। प्रत्येक व्यक्ति, हम ये भी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। दो व्यक्तियों की रुचि, व्यक्तित्व, योग्यता आदि में परिवर्तन होता है, जिसे विभेदीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं, और इन सभी का पता हमें अभिक्षमता परीक्षण द्वारा लगाया जाता है। तीसरा है विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण। तीसरा, इस परीक्षण का उपयोग किसी विशेष स्थान के लिए या छात्रों में विशेष क्षेत्र के कौशल को जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई छात्र किसी विशेष क्षेत्र में उत्तम है, जैसे कि शिक्षण कार्य में, तकनीकी कार्य में, संगीत कार्य में, ये सब कोई स्पेशल एक क्षेत्र में, शिक्षण, तकनीकी, कला में, तो हम लोग विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण करते हैं। अब आते हैं हम लोग, ये सब तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछेगा। अब आते हैं, देखिए पूछा जाता है परामर्शदाता के गुण और परामर्शदाता के क्या कार्य। तो देखिए लिखा है विशिष्ट सुनिश्चित परिस्थितियों में ही परामर्श प्रदान किया जाता है तथा इसके लिए परामर्श देने वाले व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की योग्यता और कौशल का होना आवश्यक है। पूर्णतः प्रशिक्षित व्यवसाय के प्रति निष्ठावान व्यक्ति ही इस प्रक्रिया को संपन्न कर सकता है, समझे, यानी कि इसको परामर्शदाता को। अब आते हैं परामर्शदाता के क्या क्या गुण हैं। तो परामर्शदाता में अच्छे पारस्परिक संबंधों को विकसित करने का गुण होना आवश्यक है, दूसरे की आवश्यकताओं पर ध्यान रखना, अपनी विचारधारा की उपेक्षा दूसरे के दृष्टिकोण के प्रति सहिष्णुता रखना, व्यक्तियों को के अपने पर ध्यान रखना, व्यक्तियों को समझना, स्वीकार करना, सामाजिक संवेदनशीलता, ईमानदारी, निष्ठा, व्यक्तियों से मिलने जुलने की योग्यता, व्यक्तियों में रुचि रखना, समझे, ये सब क्या है, परामर्शदाता में गुण होना चाहिए। दूसरा है दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करने तथा नेतृत्व करने की योग्यता होना चाहिए, समझे। तीसरा है स्वास्थ्य, जीवन दर्शन, नागरिकता का भाव, समावेशन तथा मानव मूल्य की आपके अंदर होना चाहिए। अगला है स्वास्थ्य, मृदुभाषी, आपका आवाज़ ऐसा होना चाहिए, आकर्षक रूपरेखा, स्वच्छता, इसके अलावा, समझे, आपका व्यवहार व्यक्ति के हंसी नहीं हो रहा है, समझे। अगला है आप में सांस्कृतिक, व्यवहारिक निर्णय, समान बुद्धि गुण, ये सब होना चाहिए, आदर, ये सब, अभिरुचि, स्वयं की न्यूनता की जानकारी, ये सब चीज़, ये सब विशेषता है, समझे। वृत्तिक दृष्टिकोण यानी कैरियर आपका दृष्टिकोण होना चाहिए, प्रेरणा भाव, शिक्षा या कार्य हेतु निष्ठा भी होना चाहिए आपके अंदर। अगला है उपबोधक भी परामर्शदाता को बोला जाता है, हमें इतना कौशल होना चाहिए कि वह अनुभव या औपचारिक शिक्षा द्वारा अर्जित ज्ञान का उपयोग कर सकने में समर्थ हो। अगला है उपबोधक का व्यवसाय का क्षेत्र विशिष्ट होता है, अतः उपबोधक हम लोग परामर्शदाता को भी कहते हैं। तो इस विशिष्ट क्षेत्र में संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त होना चाहिए। परामर्शदाता को विशिष्ट तकनीकों को उपयोग करने में कुशल होना चाहिए, जैसे साक्षात्कार की तकनीक, नियोजन या स्थापन की तकनीक। उपबोध में समान गुणों के अतिरिक्त विशिष्ट गुणों को भी होना आवश्यक है, जैसे संतुलित व्यक्तित्व, व्यवसाय के प्रति निष्ठा, सहानुभूति, सहयोग, ये सब गुण होना चाहिए। अब आते हैं इसके कार्य। तो परामर्शदाता को अपने क्षेत्र अथवा सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए, उसे सेवार्थी पर कोई समस्या थोपनी नहीं चाहिए, जो परामर्श लेने गया है
परामर्शदाता का लक्ष्य सेवार्थी की समस्या से परिचित कराना है। परामर्शदाता को किसी वस्तु को सही करने वाले के रूप में कार्य करना चाहिए। परामर्शदाता को सेवार्थी के समक्ष समस्त संभावनाओं को प्रस्तुत करना चाहिए, क्या क्या हो सकता है। अंतिम निर्णय सेवार्थी को ही देना चाहिए। परामर्शदाता को सेवार्थी की समस्या पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार करना चाहिए। परामर्शदाता को शिक्षा और व्यवसाय के मार्गबद्ध करने से अन्य मार्ग खोल देना चाहिए। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग करियर मास्टर पूछ देता है कि इसकी क्या भूमिका होता है। तो देखिए, करियर मास्टर की निम्नलिखित भूमिका है। पहला है कि प्रत्येक पाठ्यक्रम के छात्रों को सहायता देना जिससे वे समुचित संतुलन रख सके और व्यवसाय का चयन कर सके। अगला है वृत्तिक शिक्षा और करियर निर्देशन की व्यवस्था प्रत्येक प्रकार के पाठ्यक्रम के छात्र को कर सके। करियर मास्टर अन्य शिक्षकों की सहायता करना जिससे अपने विषय को व्यवसाय से संबंधित कर सके। छात्र अपने कार्य कुशल को अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता से जोड़ सके। वह उपलब्ध सूचनाओं और तकनीकियों का पूरा उपयोग करें। वह उच्च शिक्षा संबंधी सूचनाओं का उच्च शिक्षा और प्रशिक्षणों तथा व्यवसाय चयन में उपयोग करना है। वृत्तिक सेवाओं तथा कार्यों का प्रत्यक्ष छात्र को निर्देशन और परामर्श देना है। छात्रों के माता पिता तथा अभिभावकों को भी परामर्श देना है। छात्रों के प्रगति का अवलोकन निकट से करता रहता है करियर मास्टर। छात्रों को उनकी सफलता पर पूर्वावलोकन भी प्रदान करना है। वह विद्यालय में वृत्तिक सेवा और नियोजन तथा संपादन भी करना है। व्यवसाय में अवसरों की जानकारी देना है। वह छात्रों के लिए वृत्तिक सम्मेलन करियर जो सम्मेलन होता है, वार्ता, वृत्तिक सप्ताह, वृत्तिक दिवस का भी आयोजन तथा व्यवस्था करना है। अब देखिए, इसका क्या कर्तव्य है। तो करियर मास्टर विद्यालय निर्देशन समिति का गठन करता है। विद्यालय रोजगार सूचनाओं तथा शैक्षिक सूचनाओं के लिए अनुरक्षण केंद्र स्थापित करता है। छात्रों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम और वृत्तिक वार्ता का आयोजन करता है। उसके बाद है चौथा कि छात्र तथा उनके अभिभावक को वैकल्पिक विषयों की विद्यालय में सुविधा दी जानी जानकारी देना और उनकी योग्यता के अनुरूप चयन करने का सुविधा, जैसे डांस हो गया, ये सब। विद्यालय की शैक्षिक और रोजगार संबंधी सूचनाओं को एकत्रित करना, उसका प्रसारण करना। कक्ष के छात्राओं को शैक्षिक विषय और रोजगार के अवसर पर जानकारी देना। विभिन्न माध्यमों की सहायता से छात्रों को शैक्षिक तथा रोजगार संबंधी सूचनाओं का प्रसारण करना। पूर्व छात्रों का संघ बनाना और उसकी बैठक का आयोजन करना। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ को बुलाकर वृत्तिक मतलब वार्ताओं यानी करियर संबंधित चर्चा करना। तो ये सब आपका खत्म हो गया। इतना पढ़ लीजिएगा, इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। समझ गया? थैंक यू।